क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का पार्ट 1 लेकर के आए हैं। मैं बताया था दोस्त कि फिजिक्स खत्म हो गया चैप्टर नंबर 2 तक, और उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे। पहले हमने बोला था सबका दो को चैप्टर कर देंगे कंप्लीट, फिर आगे पढ़ेंगे नहीं। तो चलिए अब इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना लेट किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिएगा पहला क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, समझते हैं। पहला में क्या बोला है, CuO है ना प्लस H2 रिएक्शन का सिंबल दर्शाया है, और Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद रहे, आपको अभिक्रिया याद कर जाना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2016 में पूछा था। अभी निकालिए क्वेश्चन बैंक, चेक करिए, एकदम सही होगा 100%। और 2008 में पूछा, 2018 में पूछा, तो कहने का मतलब सारा का सारा VVI है, फालतू एक भी नहीं लिखता हूँ मैं। तो देखिएगा पहला बताना है कौन है। अरे कौन है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है उपचयन, नहीं हो सकता। BC में बोला है उदासीनीकरण, नहीं उदासीनीकरण तो हो ही नहीं सकता। अच्छा रेडॉक्स होगा क्या, रेडॉक्स नहीं ये भी तो नहीं होगा। तो अच्छा जब रेडॉक्स नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो कौन हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हुआ। यानी याद रखिएगा क्यों बी हुआ, क्योंकि आपको पता है इधर ऑक्सीजन निकल, मतलब इधर ऑक्सीजन हट गया और इधर ऑक्सीजन संयोग हो गया, इस कारण से अपचयन हुआ। आपको पता होता है कि अपचयन अभिक्रिया क्या है, आपको ये भी पता है कि उपचयन अभिक्रिया क्या है। मतलब फाइनली दोस्त मैं कहना चाहूँगा आज कि आप जितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं उन सबको रिवाइज कर लीजिए, और इस तरीके से रिवाइज कर लीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति पूछे तो आपको माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ऐसे मतलब याद किया जाता है। और अगर किसी को दिक्कत होता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर मेरे को दिक्कत है, तो मैं कुछ करूँगा, उनके लिए तरीका बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा कि कैसे रिएक्शन याद किया जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में तरीका बता दूँगा, लेकिन हाँ आप लोग कमेंट करेंगे तब। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में बोला है 2Cu प्लस O2 और 2CuO बन गया, तो बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, और यह भी 2008 का क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, अपघटन। नहीं अपघटन तो हो ही नहीं सकता ना, होगा क्या, आप सोच करके देखिए, ये मिल रहा है तो अपघटन होगा, नहीं होगा। अच्छा अपघटन नहीं होगा, अवक्षेपण होगा क्या, अवक्षेपण नहीं तो हो ही नहीं सकता। अच्छा उदासीनीकरण होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बचा कौन, ऑक्सीकरण। बहुत अच्छा, ऑक्सीकरण हुआ। यानी याद रखिएगा आज से दोस्त, आपको देखिए अपचयन, उपचयन और ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों बात सेम होता है, तो आप इन चारों को याद कर लेंगे। चारों दो ही हैं, बट कुछ अच्छा से याद कर लीजिएगा, और दोनों का मतलब आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में क्या बोला इन्होंने, समझते हैं। 3 में बोला है Fe2O3 प्लस 2Al, इन दोनों को रिएक्शन कराया गया। कहीं पर कराया गया, ठीक है, तो कराया गया तो क्या हुआ, लोगों ने ये देखा, लोगों ने कहा आप भी देख सकते हैं। कहाँ पर जाकर, लैब रूम में। मेरे पास कोई उपाय नहीं है, बस मैं बता सकता हूँ, दिखा नहीं सकता। हाँ लैब रूम रहता तो दिखा देता, लेकिन नहीं है। तो देखिएगा क्या बोला है, Al2O3 बन रहा है और साथ ही साथ 2Fe बन रहा है, तो हमें ये बताना है कि किस प्रकार का रिएक्शन है। तो इसमें कुछ ट्रिक बताऊंगा, आपको याद करना होगा। इसमें भी तो बताया ही, इसमें भी बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो दोस्त मैं बता दूं कि वियोजन क्या होगा, तो वियोजन नहीं होने वाला है। क्यों वियोजन नहीं होगा, तो वियोजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अपघटन नहीं हो रहा है, मतलब टूट नहीं रहा है। आपको पता है ना वियोजन का मतलब कि एक बड़ा यौगिक कई मतलब छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, लेकिन वहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है। संयोजन क्या होता है जनाब, तो संयोजन होता है मिलना, तो मिल रहा है, दो से मिलकर एक नया पदार्थ बनना, ऐसा तो ना हो रहा है। अच्छा द्वितीय विस्थापन हो रहा है, नहीं, तो बचा कौन, विस्थापन। क्योंकि आज ही मैंने क्लास में पढ़ाया है सक्रियता श्रेणी, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि अधिक क्रियाशील है कौन, तो आंसर है ये एल्यूमिनियम। किससे, तो फेरस की तुलना में। इस कारण से एल्यूमिनियम ने क्या किया, फेरस को भगा दिया, कहा कि भागो मैं बड़ी यार हूँ,
मैं बैठूंगा कि तू बैठेगा, तो इसने भगा दिया, वो बेचारा कमजोर था, भाग गया। यानी यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि विस्थापित न कर दिया इसलिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं और भी ट्रिक तो कमेंट करेंगे, मैं कई एक सारा ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला में बोला है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन कराया, तो हमने देखा कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन गया। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्त, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है, मतलब हटा दे रहा है। अब चूंकि हटाया, इस कारण से विस्थापन अभिक्रिया सटाया, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया आंसर होगा। कोई दिक्कत है? बोलिए, इतना सा भी दिक्कत है तो कमेंट करिए। और पहले नंबर तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं हटा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, और फटाफट स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ा जाए ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर अब हम 5 देखते हैं। 5 नंबर में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। 5 नंबर में इन्होंने बोला है कि समीकरण CaCO3 फिर इक्वेशन का सिंबल दिया है CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, और ये 2014 में पूछा था। तो मैं बार बार कह रहा हूँ रिएक्शन आपको याद कर जाना है, और याद नहीं करना, मतलब समझ लेना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है वियोजन, बी में बोला है संयोजन, सी में बोला है प्रतिस्थापन, और डी में बोला है नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि यह प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, संयोजन नहीं हो सकता, ये वियोजन ही होगा, क्योंकि एक जब यौगिक है और यौगिक के बड़े अणु के टूटने से छोटे छोटे अणु निर्माण हो रहा है यहाँ पर, मतलब दूसरे यौगिक का निर्माण हो रहा है, और इस कारण से मैं इसको बोलूँगा कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2Cu प्लस O2 मिल करके बना है 2CuO, तो बताना है निम्न में से कौन कथन सही है। 2015 में पूछा। ऑप्शन नंबर ए में कॉपर का ऑक्सीकरण, बी में कॉपर का अवकरण, और सी में ए एंड बी, और डी में नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है दोस्त, चूँकि इसमें ऑक्सीजन जा कर के मिल गया है, इस कारण से मैं बोलूँगा कॉपर, यहाँ पर कॉपर का जो हो रहा है वह ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि जा कर के मिल गया ना, इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर किसी को डाउट हो रहा है कि ऑक्सीकरण, अवकरण या अपचयन उपचयन क्या होता है, तो कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। और हाँ, संतुलित वाला समीकरण मैं कितना लिखूंगा, आपको इसको याद, मतलब बढ़िया से आपको ये आना चाहिए कि कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। डन। चलिए देखते हैं, कह रहा है कौन समीकरण क्या है, संतुलित है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है FeCl2 और मिल करके FeCl3। तो क्या यह संतुलित है? तो आंसर है नो, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लोरीन का 3 हो गया, इधर 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर अब डायरेक्टली सी पर आते हैं, बाद में बी और डी देखेंगे, पहले सी पर देखते हैं। Fe इधर 1 है और इधर 2 है, तो ये भी तो गलत हो गया। आपको पूरा नहीं देखना है, कोई एक मिल जाए जो गलत है तो ख़त्म। आगे इसमें देखते हैं, इधर ब्रोमीन का 2 हो गया और इधर 2 है ये नहीं है, या क्लोरीन का 2 है, इधर 1 हो गया, एक गायब हो गया, तो कहने का सीधा सा मतलब ये भी गलत है। तो बचा कौन? ए, बी। तो बी सही भी होगा, बट हम लोग चेक कर लेते हैं क्या वाकई में सत्य है। देखिएगा, N का 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन का 4, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन का 2, तो इधर भी 2 है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल जवाब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, यानी NH4 Na2 NO2 है, Na2 नहीं है, NO2 है, रिएक्शन का सिंबल N2 + 2H2O बनेगा, ये हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बहुत बार पूछा है, मैं कंफर्म हूँ दोस्त, ये 2017 में पूछा, आप लोग देख सकते हैं, 2017 में पूछा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है उपचयन, बी में बोला है संयोजन, सी में बोला है उष्मा क्षेपी, और डी में बोला है उष्मा शोषी। तो आप सबको पता है श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? यानी 2 नंबरिया क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया, इसलिए ऑब्जेक्टिव कहीं से भी डाल सकता है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको गलती से भी गलती ना हो। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्त, अब हम और देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो एक आप लोग से शिकायत है, आप लोग वीडियो शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्दी जल्दी शेयर करिए ना, और बार बार बोलता हूँ कि दोस्त शेयर करिएगा तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम लोग का काम एक साथ चलेगा, तो मतलब हम लोग
काफ़ी ग्रो करेंगे, क्योंकि इतना मेहनत से खड़ा होकर के बनाता हूँ, लेकिन हमें पता है कितना टाइम जाता है बहुत। आप लोग शेयर करिए ना, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और जितने लोग नहीं आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 नंबर में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। 9 नंबर में इन्होंने ये बोला है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, यानी बताना है कि उपचयन कैसी अभिक्रिया है जिसमें क्या क्या होता है, ये बातें हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या मैं बोला है इन्होंने, सुनिएगा। क्वेश्चन ये 2017 में पूछा हुआ है। मैं हर बार कहता हूँ कि क्वेश्चन वही लिखवाऊंगा जो कैसी न तो किसी साल पूछा है, और वही लिखवाऊंगा जो बिहार बोर्ड में आने वाला है, एकदम तय है। चलिए देखिएगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पूरी तरीके से वीडियो को कंसंट्रेट करके देखिए और दोस्तों को हेल्प करिए शेयर करके। तो ऑक्सीजन का योग होता है, ओके, ये बात सही है। हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, ये भी सही है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसका मतलब इनमें से सभी सही है, याद रहेगा ना, ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन, फेरस सल्फेट का रंग होता है। आप लोग देखे होंगे फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का रंग कुछ होता है, और ये 2016 में पूछा था। तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है दोस्त? तो आंसर है सर, फेरस सल्फेट का रंग न तो श्वेत होता है, न तो लाल होता है, न तो भूरा होता है, तो होता क्या है? हरा। हरा, फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। अगला है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है भूरा, फिर बोला है लाल, फिर बोला है हरा, फिर बोला है पीला। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुएं का रंग होता है वह भूरा होता है, और अगर नहीं याद है तो आज से याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2016 में पूछा था, कंपार्टमेंटल में पूछा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला? 12 में बोला सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए में श्वेत पीला, और ऑप्शन नंबर बी मैंने नहीं लिखा, सॉरी दोस्त। ऑप्शन नंबर ए में है श्वेत, बी में है पीला, और सी में है हरा, और डी में है काला। तो बताइए कौन सा होना चाहिए? तो आपको पता होगा कि श्वेत नहीं होता है, आपको ये भी पता होगा पीला नहीं होता है, तो होता कौन है? हरा होता है। यानी आज से याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या बोला है? लोहे पर जंग लगना निम्न में है, मतलब लोहे पर जंग लगना को क्या कहते हैं, निम्न में से ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए संचारण, विकृत गंधिता, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है विकृत गंधिता तो होगा नहीं, विस्थापन तो होगा नहीं, बचा क्या? संचारण। यानी संचारण के कारण ही आप देखे होंगे कि जो लोहा होता है घरों में या केवाड़ी, अगर बिना पेंट किया छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लग जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? संचारण। और संचारण क्या होता है आप लोग जानते होंगे, उम्मीद है। पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्त, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या इन्होंने बोला है। बिना लेट किए स्टार्ट किया जाए। इन्होंने बोला है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, यानी हमें बताना है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, इस बात को हमें बताना है। अच्छा, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है समीकरणों के द्वारा, ओके। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला? सरल सूत्रों के द्वारा। सी में क्या बोला? ए एंड बी। ओ, डी में क्या बोला? नॉन ऑफ दीज बोला। क्या होगा क्या होगा क्या होगा देखते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं। अब जब ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं तो सी कैसे होगा? सोचिए, अरे जब बी होगा नहीं तो सी कैसे होगा? ओके, ए होगा। हाँ, ये तो वही होना चाहिए। बहुत अच्छा, यानी यहाँ से याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताना है, हमें बताना है कि निम्न में से कौन शुष्क बुझा हुआ चूना है, यानी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको बताइए कि कौन शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में दिया CaO,
ओके, ऑप्शन बी में दिया CaOH होल ट्वाइस। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिया CaCO3 और डी में दिया नॉन ऑफ दीज। सवाल है दोस्त, पहला तो होगा नहीं, आपको कंफर्म होंगे। अच्छा, CaCO3 तो होगा नहीं, तो बचा कौन? तो ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि बोलते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में कौन होगा? तो आंसर है थर्ड में दे रखा है इन्होंने, शरीर में भोजन का पचना। आप लोग खाना खाते हैं, कौन कौन खाना नहीं खाता कमेंट करो। कौन कौन दिन में 10 बार खाता है वो भी कमेंट करो। 10 बार जो खाता है वो राक्षस है, 1 बार खाता है वो ठीक ठाक है, 2 बार खाता है वो भी ठीक है, 3 बार खाता है उससे भी ठीक है, जो 1 भी बार नहीं खाता एकदम महाबेकार है। नहीं, तो चलिए वही बात है, वो सब छोड़िए। अब हम देखते हैं शरीर में भोजन का पचना। आप दोस्त जब भोजन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मतलब आप सोचते हैं, कभी फील किए होंगे कि हम भोजन किए, भोजन करने के बाद हमारा पुनः पच गया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो मैं बता दूं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप मतलब ये बताना है कि किस अभिक्रिया के कारण हमारा भोजन पच जाता है। ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने बोला है अवकरण, बी में बोला है उदासीनीकरण, सी में बोला है ऑक्सीकरण और डी में बोला है नॉन ऑफ दीज। तो विच वन इज द राइट आंसर फॉर गिवन दिस क्वेश्चन? तो हमें बताना है कौन सा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको पता है अवकरण तो होगा नहीं। अच्छा, अवकरण नहीं होगा। ओके, उदासीनीकरण भी नहीं हो सकता है, आपको ये कंफर्म होंगे। अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट कर देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ऑक्सीकरण, यानी क्या होगा अब? तो याद रखिएगा, शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है? अगला में बोला है निम्न में से कौन सा उत्पाद है, यानी हमें वह उत्पाद का नाम बताना है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। मान लीजिए आपने लेड नाइट्रेट ले लिया, PbNO3 होल ट्वाइस ले लिया। अब आपने इसको क्या कर रहे हैं कि गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? आपको सीधी सी बात है, ऑक्सीजन तो केवल मिलेगा नहीं, आप गर्म करके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, बट वस्तु के सामान से मांगा मतलब दुकान से मंगाना पड़ेगा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट मैं समझा रहा हूँ, समझिए। कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? मतलब लेड नाइट्रेट ले लिया, उसको गर्म करूँगा तो ऑक्सीजन केवल नहीं मिलेगा, और न तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, न तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन केवल मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब भी मिलेगा आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी मिलेगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करूंगा तो मेरे को ये 2 उत्पाद मिलेंगे। डन। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्त, चलिए हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर में बोला है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? हमें बताना है कि मान लीजिए साग सब्जी ले लिया, इस साग सब्जियों का कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने बोला है उष्माशोषी, ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी, सी में बोला है प्रतिस्थापन और डी में बोला है नॉन ऑफ दीज। हमें बताना है मतलब सही जवाब कौन है। तो आपको अच्छा से पता होगा कि प्रतिस्थापन तो होगा नहीं, और आपको ये भी अच्छा से पता होगा कि उष्माशोषी भी नहीं होगा। तो बचा कौन? उष्माक्षेपी होता है। यानी यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। तो पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। ओके दोस्त, एक इंपॉर्टेंट आज हम लोग का ये चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय देर किए मतलब बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी उस पदार्थ का नाम हमें बताना है। यानी वो पदार्थ का नाम क्या है जो बिना ज्वाला के जलता है। तो बताइए वो पदार्थ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया रहा मोमबत्ती। दिवाली का दिन आ रहा है लेकिन ये होगा नहीं। अच्छा, ये नहीं होगा। ओके, किरोसिन नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा, कोयला
कोयला, हाँ कोयला होगा, बहुत अच्छा। यानी याद रखिएगा कि वह पदार्थ का नाम कोयला है जो बिना ज्वाला के जलता है, याद रहेगा ना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि एक सिल्वर नाइट्रेट ले लेना है। क्या ले लेना है? सिल्वर नाइट्रेट। अब उस सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन ले लेना है, ठीक है। वहीं बोला है सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में कॉपर डालने पर, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर, मान लीजिए एक सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें हमने कॉपर डाल दिया, तो ये बताना है कि कौन सा धातु की प्राप्ति होगा। अब यहाँ पर कौन सी धातु की प्राप्ति होने का मतलब ये है कि कौन सा धातु उस विलयन से विस्थापित हो जाएगा। अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर डालता हूँ तो कॉपर विस्थापित होगा कि सिल्वर विस्थापित होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए हम चेक करते हैं ऑप्शन में क्या क्या बोला है इन्होंने। लोहा, लोहा तो होगा नहीं, क्योंकि जब बात दो छोटे का चल रहा है तो बड़ा हाजिर नहीं होना चाहिए। तो देखिए बड़ा है ही, इसलिए नहीं रहेगा। ओके अच्छा ये नहीं रहेगा। अब ये बच्चा कॉपर और सिल्वर, तो क्या इनमें से कौन होगा ये हमें समझना है। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर, देखते हैं सिल्वर, अच्छा बी कॉपर। ओके समझते हैं। इधर मैंने हाल ही फिलहाल में सक्रियता श्रेणी पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जो कॉपर धातु है वो सिल्वर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। अब अधिक क्रियाशील है तो ये क्या करेगा? सिल्वर को भगा देगा, यानी कि जो सिल्वर जाम की जो धातु है वो विस्थापित हो जाएगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर सिल्वर धातु की प्राप्ति होती है, सिल्वर धातु की प्राप्ति होती है। याद रहेगा, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ सीखिए इस तरीके से ताकि आपको पूरा नज़रिया बदल जाए। ओके चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखने से पहले दोस्त ये हम लोग आज मतलब बोल सकते हैं कि जो आज लास्ट क्लास है चैप्टर नंबर 1 के लिए ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल से हम चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव अपलोड करना शुरू करेंगे। ओके तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन, ये कौन है? दहन अभिक्रिया है, बताना है निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। ओके बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है उबलता हुआ जल, अच्छा। बी में बोला है पेट्रोल का जलना, अच्छा। सी में बोला है मोम का पिघलना। ओके दिवाली का दिन आ रहा है नहीं, अच्छा। अब देखना है क्या होता है। ओके ऑप्शन नंबर ए में बोला है उबलता हुआ जल, ये होगा क्या? आंसर है नो। पेट्रोल का जलना होगा क्या? नहीं। तो होगा कौन? तो मोमबत्ती का पिघलना एक दहन अभिक्रिया है, यानी कि आप से याद रखिएगा निम्न में से कौन दहन अभिक्रिया है? तो आंसर है मोमबत्ती का पिघलना एक दहन अभिक्रिया है, याद रहेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में बोला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आप पढ़े हैं ना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में डॉट डॉट होता है, यानी कि क्या होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, नो 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 नो। बी में प्रकाश का उत्सर्जन, अच्छा देखते हैं मतलब प्रकाश का अवशोषण भी हो सकता है। अभी हमने बात किया कि होगा कि नहीं होगा, अभी हम लोग ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या होगा हम तुरंत बताते हैं। दूसरा प्रकाश का उत्सर्जन, सी में बोला है ए एंड बी और डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो दोस्त होगा नहीं, इतना याद रखिएगा। अब ये भी नहीं होगा, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। अब जब प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी तो बी इंक्लूड है। तो जब बी इंक्लूड है तो खत्म, क्योंकि हर बार मैं कहता हूँ भीड़ दूर कीजिए। अच्छा तो बचा कौन? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी याद से याद रखिएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। फिर से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, डन। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है खाना बनाने में, आप लोग देखते हैं ना खाना वाना बनाया जाता है आपके घर में, नहीं बनाएंगे खाना तो जिंदा कैसा रहेगा सब। तो खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? यानी जो घरों में खाना बनाया जाता है तो उसके जो प्रयुक्त जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है उसका मुख्य अवयव क्या है यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है प्रोपेन, प्रोपेन ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा मीथेन सोचते हैं, ब्यूटेन ये भी सोचते हैं,
एथेन, नहीं एथेन नहीं। तो बचा दो, मीथेन और ब्यूटेन। तो पता है बहुत लोग मीथेन मारता है, तो आज से याद रखिएगा, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। याद रहेगा ना? तो चलिए फटाफट पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा हूँ, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके दोस्त, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर में इन्होंने क्या बोला वो समझते हैं। 6 नंबर में बोला है जिस न्यूनतम ताप पर, मान लीजिए एक ताप है और वो ताप जो है ना न्यूनतम तापमान है, तो जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, इन्होंने ये हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में ये बोला गया है द्रवणांक। तो द्रवणांक होता है? नहीं होता है। अच्छा, क्वथनांक? ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों भाई भाई है, द्रवणांक और क्वथनांक, है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी ज्वलन ताप। तो आंसर है यस, यह हमारा सही जवाब होगा। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है तो उसे कहते हैं ज्वलन ताप। उस पदार्थ का ज्वलन ताप, क्यों? क्योंकि अलग अलग पदार्थों का जो ज्वलन ताप होता है वो अलग अलग होता है, यू नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में बोला है जल का वैद्युत अपघटन करने पर, मान लीजिए जल ले लिया और जल का मैं क्या कर रहा हूँ, तो आंसर है वैद्युत अपघटन कर रहा हूँ। तो जब मैं जल का वैद्युत अपघटन कर रहा हूँ तो उसमें से मुक्त होने वाला जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि आपको पता है जब हम जल को विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो टूट जाता है, तो जो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो एक निश्चित अनुपात में टूटता है, और उस अनुपात की वैल्यू क्या होती है इन्होंने हमसे पूछा है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1:2। 1:2 किधर गया? नहीं वो नहीं हो सकता। अच्छा, सी में है 3:2। बहुत लोग सोच रहे बी गए नहीं कि सी में कैसे आ गए, ABCD नहीं आता इनको, है ना। तो दोस्त इसलिए क्योंकि आपको समझ आ गया होगा, तो सी नंबर में होगा 3:2 और डी नंबर में होगा 2:3। तो ये बोला है, तो आंसर है कि ये 2:3 तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जो हमारा जल है उसका सूत्र होता है H2O। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का 2 अनुपात निकल रहा है और ऑक्सीजन का 1, यानी कि 2:1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए मैंने बी भूल गया था, है ना, ताकि बाद में इसको याद दिलाऊँ आपको। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में क्या बोला है इन्होंने? 8 नंबर में बोला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त, निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी वो उस पदार्थ का नाम बताना है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली जो फिल्म होता है उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर। नहीं, सिल्वर नाइट्रेट। नहीं, ये फिर हमारा सिल्वर बोल सकते, डाई सिल्वर ऑक्सीजन, है ना, या डाई सिल्वर ऑक्साइड, इसका उपयोग नहीं। तो बचा कौन? सिल्वर ब्रोमाइड। यानी यहाँ से याद रखिएगा कि वो सिल्वर ब्रोमाइड नाम का पदार्थ है, मतलब जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर कितना? तो 9 नंबर में क्या बोला है? कौन सा अभिक्रिया, जो मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, मतलब है ये हमें बताना है। तो आपको पता होगा, उम्मीद है कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, और अगर नहीं पता है अपने कॉपी में जाकर खोलिएगा, लिखवाया हूँ मैं, और या फिर आपके और कोई भी टीचर्स लिखवाए होंगे तो आप देख सकते हैं जाकर के कि रिडॉक्स अभिक्रिया बेसिकली क्या है। तो बताना है कि निम्न में से कौन है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो होगा नहीं। रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो। तो यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी। यानी याद रखिएगा दोस्त, कभी कभी नॉन ऑफ दिस भी हो जाता है, यानी कि इसमें से कोई अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। हाँ, अगर केवल एक पूछता तो शायद होता, बट दोनों पूछा है, यानी कि रिडॉक्स पूछा है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। यानी उस यौगिक का नाम हमें बताना है जो सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है, टूट जाता है ना। तो मतलब ए नंबर में बोला है सोडियम ब्रोमाइड, बी नंबर में बोला सिल्वर ब्रोमाइड, सी नंबर में बोला है पोटेशियम ब्रोमाइड, और डी में बोला, दिखाई दे रहा है ना, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी याद से याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड नाम का एक ऐसा पदार्थ है
जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। डन। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करिए, और अगर आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी दोस्त आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम दोस्त चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमने पीछे वाले वीडियो में भी अपलोड किया है, तो उसको भी अलग मेथड से मैंने बताया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक और तरीक़ा से क्वेश्चन को लिख दिया जाए, ताकि कि बहुत लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बोला, सुनिएगा। मतलब कह रहा है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, यानी बताना है कि जो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैं पीछे वाला में भी लिखवाया था, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके, लेकिन इसमें मैं कुछ अलग टाइप का मतलब दिया हूँ उदाहरण, तो मतलब एग्जाम्पल, और उसका ऑप्शन तो आप देख सकते हैं। और अगर वो ऑप्शन में आया तो आपको वो मारना है, और अगर ये आ रहा है तो ये मारना है। ठीक है, दोनों साथ में कभी नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। भले मिस्टेक से शायद उसमें लिखा गया हो, बात अलग है, लेकिन दोनों साथ में कभी आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में समझिएगा, ऑक्सीकरण, अवकरण, संयोजन, विघटन। तो आपको अच्छा से पता है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चूना पत्थर यानी CaCO3 को गर्म करने पर चूना और CO2 गैस की प्राप्ति होती है। तो हमें बताना है कि वह अभिक्रिया कौन सी है। यानी मान लीजिए चूना पत्थर को हमने गर्म किया तो मेरे को क्या क्या प्राप्त हुआ, चूना प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। तो बताना है कि जो ऐसा करने पर जो रिएक्शन हुआ इस तरीके का मिला, तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी में बोला है अपघटन, ऑप्शन नंबर सी में बोला है संयोजन, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है अपक्षेपण। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने पीछे वाले वीडियो में मतलब बताया था, बस अंतर इस बात का था कि उसमें ऐसा था कि हम मतलब क्वेश्चन को हमने क्या लिखा था कि इक्वेशन का फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर वर्ड्स के फॉर्म में लिखा गया है। आपको अच्छे से पता होगा कि यह अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि टूट करके दो अलग अलग बनते हैं नए पदार्थ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। यानी मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा है तो उस अभिक्रिया में कुछ पदार्थ भाग लेते हैं, और ये पहला ही चैप्टर का पहले ही बात होता है। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो आंसर है क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। आप सबको ये बात पहले से ही पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी कण है, मतलब बताना है विकृत गंधिता जो होती है, आप समझते हैं ये क्या है, तो उसके लिए मेन रीज़न क्या है ये हमें बताना है। यानी व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इसका, यानी विकृत गंधिता। तो हमें बताना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तेल अब्लिक वसा का ऑक्सीकरण, बी में दे रखा है खाद्य पदार्थों का विघटन, और सी में दे रखा है तेल का क्षरण। आपको अच्छे से बात पता है कि आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो विकृत गंधिता है उसके लिए जो उत्तरदायी है वो तेल या वसा का ऑक्सीकरण है, और इसके पीछे तो कोई दूसरा कारण नहीं है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। दोस्त एक और बात, अब मैं चाहता तो इस चैप्टर से हज़ारों ऑब्जेक्टिव लिखवा सकता था, बट मैं फालतू वाला ऑब्जेक्टिव क्यों लिखवाऊँ, है ना, कि जो एग्ज़ाम में ही नहीं आए। तो मैं वही ऑब्जेक्टिव लिखवाया हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो मेरा गेस है कि एग्ज़ाम में आएगा। और अगर आप मेरे पर विश्वास किए हैं तो मैं उस के अनुसार ही काम कर रहा हूँ कि ताकि पूरा क्वेश्चन टच करे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, मार्क्स आए अच्छा। तो कहने का सीधा सा मतलब है, अब क्वेश्चन बहुत है इसमें, ऐसा नहीं कि और क्वेश्चन नहीं है, बहुत हज़ारों क्वेश्चन है, बट मैं उन सबको नहीं लिखवाया हूँ क्योंकि वो फालतू वाले हैं, मतलब आते नहीं है, वो क्वेश्चन कभी नहीं आया है और नहीं आएगा। तो इस चैप्टर से इतना ही रखेंगे, और हम लोग कल से न्यू चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म और क्षार के बारे में ऑब्जेक्टिव अपलोड करूंगा। और जैसे सेकंड चैप्टर का ख़त्म होता है मैं पहले हिंदी का ऑब्जेक्टिव अपलोड करूंगा। हिंदी किस चीज़ का, हिंदी का।
फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो हम अपलोड करेंगे मैथ्स का, फिर बायो का, फिर सोशल साइंस का, मतलब सब चीज़ का करेंगे, इंग्लिश और संस्कृत छोड़ करके। टाइम लगा तो इंग्लिश का भी करना स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों को कर दीजिए शेयर। तो चलिए कि हम इस वीडियो में मतलब बहुत सारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीखने वाले हैं, और ये ऑब्जेक्टिव सारे किसी न तो किसी साल पूछा हुआ ज़रूर है, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है ना, है ना। तो कहने का सीधा सा मतलब है ये ऑब्जेक्टिव कभी ना तो कभी पूछा हुआ है। तो आप अगर बढ़िया से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। पहला में क्या बोला है, ओके दोस्त, पहला में इन्होंने बोला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। आप देखे होंगे ना विरंजक चूर्ण, और अगर नहीं देखे हैं तो मैंने क्लास में इसको पढ़ाया भी है, भले ही नहीं देखे हो बट मैंने इसका फार्मूला सिखाया है, इसके बारे में बताया है, डिटेल अध्ययन कराया है आपको। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या, क्वेश्चन ने पूछा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया CaCl2, नहीं हो सकता। अच्छा, बी में क्या दिया CaO, नहीं तो सी नहीं हो सकता। सी में क्या दिया, सी में दिया CaOCl2, सोचना पड़ेगा, नहीं सभी सोचते हैं। डी में दिया CaOCl, नहीं ये तो नहीं हो सकता। हाँ याद आ गया, बहुत अच्छा। यानी यहाँ से याद रखिएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में इन्होंने क्या बोला है, फिटकरी। आप देखे होंगे ना फिटकरी, अब फिटकरी बहुत बार देखे होंगे। फिटकरी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलते हैं, पोटास एलम। तो इन्होंने यही पूछा है फिटकरी यानी कि पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, निम्न में से कौन होगा फिटकरी का रासायनिक सूत्र, तो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया K2SO4 इंटू L2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ओके, सेकंड ऑप्शन में दिया L2 इंटू SO4 का होल थ्राइस इंटू 5H2। ऑप्शन नंबर सी में दिया A एंड B, और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। अच्छा, बी तो होगा नहीं, क्योंकि आज याद रखने का ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ। बी तो नहीं होगा, जब बी नहीं होगा तो क्या सी होगा, नहीं होगा, संभव ही नहीं है। अच्छा, 2 बच गया, ए और डी। तो याद रखिएगा दोस्त, जब कभी भी आपको फार्मूला ना याद हो पोटासियम का, तो एक चीज़ केवल याद रखना है कि इसमें 24H2O होता है। कितना H2O, 24H2O। और अगर ये याद रहा कि 24H2O होता है तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि देखते हैं 24H2O किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 24H2O। यानी एक चीज़ याद रखना है 24H2O। अगर ये याद है तो आप आराम से इस फार्मूला को याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ किसी चीज़ को रटिए मत, उसको समझने की कोशिश कीजिए, कोई उपाय लगाए कि कैसे याद करूँ इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में इन्होंने क्या बोला समझते हैं। 3 में इन्होंने बोला है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, यानी बताना है कि बेकिंग पाउडर इसका जो अणुसूत्र है वो क्या है, यानी बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, ये चीज़ें हमें बतानी है। बेकिंग पाउडर, अरे खाने वाला सोडा, खाना उना खाते हैं ना, उसी वाला सोडा का नाम है बेकिंग पाउडर। तो उस बेकिंग पाउडर का कुछ सूत्र होता है, उस सूत्र को ही हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कुछ दिया है, बी में कुछ देगा, सी में भी कुछ दिया है, डी में भी कुछ देगा, बट हम लोग का सही बताना है कि कौन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ए में बोला Na2CO3, बी में बोला CaCO3, सी में बोला NaSCO3, डी में बोला NaNO3। तो आपको पता है ये होना भी चाहिए कि बेकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो सोडियम कार्बोनेट है, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, इस सोडियम के मामला में कैल्शियम कैसे आ गया, ये तो एकदम गलती है। अच्छा, ये NaNO3 है, ये है क्या, नहीं ये तो नहीं है। तो बचा कौन,
NaHCO3, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया था कि अगर HCO3 लगा है इसका मतलब होता है बाइकार्बोनेट। यानी कि आज से हमने ये याद कर लिया कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। कब पूछा था? तो 2 बार पूछ चुका है, 2014 में भी, 2017 में भी। याद कर लो इसे, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्लूकोज, पेट खराब हो गया तो ठीक करना है, कैसे करेंगे? ग्लूकोज लेकर के, ग्लूकोज का सूत्र क्या ये बताना है। ये कब आया? तो 2016 में आया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया C2H5OH, बी में दिया C6H12O6, सोचते हैं। सी में दिया 12 22 11, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, डी में दिया 6 6 6, नहीं 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 हो सकता। तो मैं आज आपको याद रखने का ट्रिक भी बताता हूँ, बट वैसे तो सबको याद होता है, बट ट्रिक भी बताऊंगा। कौन होगा? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी C6H12O6। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला? याद कैसे रखे, है ना। तो नहीं याद करने वाले भी याद कर लेंगे। देखिए एक बार ट्रिक देखिए, ट्रिक ये रहेगा कि दोनों किनारे वाला को जोड़ने पर बीच वाला आएगा, वही हमारा ग्लूकोज का सूत्र होगा। एकदम फिक्स है, क्योंकि आपको पहले सी लिखा मिलता है, फिर H, फिर O। तो अगर ऐसा है तो किनारे वाला किधर गया? किनारे वाला और लास्ट वाला दोनों को जोड़िए, बीच वाला मिल गया। यानी अब कहने का अर्थ है कि दोनों मतलब किनारे वाला में 6 6 होगा। अब 9 3 भी हो सकता है, तो गलत बात है, 6 6 होना चाहिए, ठीक है। और नहीं आता तो 6 12 6 बहुत याद कर लेता है, C6H12O6। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला? चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी फाँकते हैं, बहुत फाँकता है। चीनी का शरबत पीते हो, चीनी का चाय बनाते हो, जो भी करते हैं चीनी लगाते हैं, उसका सूत्र क्या? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया C12H21O11। ओहो। बी में क्या दिया? C12H22O11। ओके। सी में क्या दिया? CH3CH। तो होगा ही नहीं, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, तो होगा कौन? ऑप्शन नंबर बी। यानी याद रखिएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। ओके। अच्छा, 6 नंबर देखते हैं। खड़िया, क्या पूछा है? खड़िया, हाँ खड़िया। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या? बोलिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, सी होगा। हाँ, यानी खड़िया का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। ये 2017 में पूछा। कब पूछा? 2017 में पूछा। अब कॉपी खोलिए, क्वेश्चन बैंक निकलवाइए, मैं दिखवाता हूँ आपको, है ना, यहीं से दिखा दूंगा। अच्छा, अब आगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए। ये तो बहुत ईजी है, सबको याद होता है, बिन बताए बता देता हूँ आपको। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके दोस्त, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। 8 नंबर में बोला है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर नहीं, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है CaCO3, ऑप्शन नंबर बी में बोला है MgCO3, और सी में बोला है CHCO3 होल ट्वाइस, और डी में बोला है नॉन ऑफ दीज। ओके, तो हमें ये बताना है कि इनमें से सही जवाब कौन सा है। तो आप सबको पता है कि संगमरमर कहे, खड़िया कहे, इस सबका जो सूत्र होता है या चूना पत्थर बोले, वो सबका सूत्र CaCO3 होता है। आज से याद रखिएगा, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर, सबका सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कभी कभी भी लिख देगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो ना पकड़िएगा एकदम, क्योंकि ये कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। बी मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला? नीला थोथा, इसको एक और नाम से जानते हैं, तूतिया। क्या?
तृतीया। ओके, तो नीलत्वता तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया CuSO4 × 2H2O, CuSO4 × 2H2O, बी में दिया CuSO4 × 5H2O, सी में दिया CuSO4 × 10H2O और डी में दिया नॉन ऑफ दिस। ओके, आप आज से एक ट्रिक याद रखिए, जैसे फिटकरी में याद रखिएगा 24 जल होता है ना, 24 जल के अणु मिले होते हैं। इसी तरीके से आपको नीलत्वता या तृतीया में सूत्र याद रख लेना है कि 5 को मिला होगा, तो जिसमें 5 को मिला होगा पंजा छाप उसी को बोलेंगे सही, बाकी सबको भगा देंगे। तो देखते हैं पहला में मिला क्या, नहीं कहेंगे भागो तुम भागो, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सी में मिला क्या, नहीं मिला, 10 है तो इसको भगाऊंगा, भागो। डी में, अच्छा पहले तो बी चेक कर लेते हैं, हाँ इसमें 5 है तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ से याद रखिएगा नीलत्वता यानी तृतीया का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है, CuSO4 × 5H2O याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला देखते हैं। बोला ये कि सोडियम कार्बोनेट, कौन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, यानी बताना है रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया Na2CO3, बी में दिया NaCl, सी में दिया Na2CO3। ओके तो सॉरी मैंने दो ऑप्शन सेम कर दिया, तो इसको मैं कर लेता हूँ Na2CO2। ओके, Na2CO2 और ऑप्शन नंबर डी में NaHCO3। तो क्या होगा ये बताना है हमें। तो आपको पता है NaCl तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बोनेट में CO आता है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है क्योंकि HCO3 लग गया, मतलब बाइकार्बोनेट हो गया, दो तो सेंटिलेट हो गया, बचा ये और ये, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि कार्बोनेट का मतलब CO3, तो होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ से याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है, याद रहेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या बोला देखते हैं। 11 नंबर में क्या बोला है, निम्न में से कौन लवण है, यानी बताना है कि जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से कौन लवण मतलब क्या, सॉल्ट, बताना है कौन सॉल्ट। और बहुत को दिमाग में ईच सॉल्ट का होता है, तो मैंने पढ़ाया है, और नहीं आता तो यहीं से क्या करूँगा, छोड़ो। देखते हैं क्या बोला है। ऑप्शन नंबर ए में बोला HCl, अच्छा HCl ये तो अम्ल न होता है, ये कैसे होगा, तो गलत है। बी में NaOH ये तो क्षार न होता है, ये कैसे हो सकता है, नहीं होगा। ओके, डी में क्या बोला NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे हो सकता है, ये तो भस्म है। मेरे से पूछा लवण कौन है, तो बचा कौन, तो K2SO4। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले क्या दूर करो, पहले भीड़ दूर करो, और अगर भीड़ दूर हो गया ना तो हमारा काम बन जाएगा ना, यानी K2SO4 हमारा सही जवाब होगा इस ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला वो समझते हैं। 12 में बोला है अम्लीय विलयन का pH मान होता है, यानी हमें बताना है कि जो अम्लीय विलयन होता है इस अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। ओके, तो आप सभी को पता है कि हम लोग जो यानी कि pH वैल्यू डिफाइन करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं, एक बार 7 से कम, और एक बार 7, और एक बार 7 से अधिक। ठीक है, तो इसी 3 तरीके का ऑप्शन दिया जाएगा, बस आपको चूज ये करना है कि ये वाला इधर वाला होगा कि इधर वाला होगा कि इधर वाला होगा। बाकी आपको ये मतलब क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो क्वेश्चन में ये बोला है अम्लीय विलयन, तो आपको पता है अम्लीय विलयन इस तरफ यानी कि 7 से कम होता है, डिग्रीज होता है, यानी कि सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद इन्होंने पूछा है उदासीन जल का pH मान होता है, जैसे अभी बोला ना, ये जाएगा अम्लीय, मिड पॉइंट होता है हमारा उदासीन, और उदासीन जलीय विलयन का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है, एकदम 7 पर उदासीन होता है। मैंने आपको ये बताया है। इसका मतलब ये हो गया कि उदासीन विलयन का जो pH मान, उदासीन जल का जो pH मान होगा वो 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ये 2013 में पूछा है। अगला क्वेश्चन नंबर 14,
14 में बोला है क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। ये हमारा अम्लीय हो गया तो 7 से कम, फिर ये हमारा उदासीन हो गया तो 7, तो बचा क्या 7 से अधिक, तो जो अधिक होगा उसको ऑप्शन सही मार देते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, तो बचा कौन ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। तो अब देखिए बहुत लोग सोचते होंगे कि आज खत्म हो गया, नहीं, मैं अभी और ऑब्जेक्टिव लिखूंगा आज। ओके, अब मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले और फिर हम आगे के ऑब्जेक्टिव्स और देखते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव गया है नहीं 20, और अगर हाईएस्ट गया तो आप भी इस वीडियो पर मैं चाहूँगा कि कम से कम 200 से 250 व्यू आ जाए, और आप लोग इसको पूरा शेयर करिएगा। कितने लोग शेयर करेंगे, कितना चाहते हैं कि वीडियो बढ़े, वो कमेंट जरूर करेंगे कि मैं इस वीडियो को इतना शेयर करूंगा, और वो पक्का करेंगे शेयर। ऐसे फालतू का कमेंट कोई नहीं करेगा, जो रियलिटी होगा उसी को करिएगा। मैं 10 करूंगा, 5 करूंगा, 2 करूंगा, अरे ठान लो ना मैं 5 ही करूंगा एक दिन में, वही ज़्यादा है। अगर एक 5 करता है 30 जुड़ता है तो 150 हो जाएगा ना। तो कहने का सीधा सा मतलब एक 5 करो तो मैं भी कल से और ऑब्जेक्टिव अपलोड करना शुरू कर दूंगा। आप लोग शेयर करते ही नहीं तो मैं क्यों 10 मतलब 5 घंटा खड़ा होकर के आपके लिए वीडियो बनाऊँ। आप लोग शेयर करिएगा तब ना मैं बनाऊंगा। बात समझ आ रही है ना, मैं फाइनली बात बोल रहा हूँ दोस्त, आप शेयर करिए। और जितने लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि हम हर रोज़ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपलोड करते हैं ताकि आप लोग मतलब आप लोग का जो मार्क्स है वो एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया आ सके। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या बोला है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या हो सकता है बताना है। एक नीला लिटमस पत्र डाला किसी कहीं पर और क्या कर दिया, लाल कर दिया, मतलब लाल हो गया, तो हमें ये बताना है कि उसका पीएच मान क्या होगा, पीएच मान क्या होगा। 5, 7, 8, 10। तो एक ट्रिक भी बताऊंगा आज मैं। कभी भी अगर 7 से ज़्यादा ऑप्शन दिए होंगे तो पक्का एक 7 से कम दिया होगा, वो बता रहे हैं, और वही आंसर हो जाएगा, बिना याद के याद हो जाएगा। दूसरा ट्रिक, अगर केवल 7 से कम दिया गया है तो एक जरूर 7 से ज़्यादा दिया होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिएगा 10 7 से ज़्यादा है, 8 भी ज़्यादा है, और 7 तो होगा ही नहीं क्योंकि उदासीन की बात नहीं की जा रही। तो एक ऐसा वैल्यू आ गया ना जो 10 से कम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिना याद का याद करो ट्रिक से। और वैसे भी आपको पता है कि नीला का लाल अम्ल करता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में इन्होंने बोला है निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है, यानी हमें बताना है कि कौन भस्म नहीं है। तो पहला तो भस्म दिखाई दे रहा है कि भस्म है। अच्छा, दूसरा भी है, क्यों होए, क्योंकि धातु के ऑक्साइड भस्मीय प्रकृति के होते हैं इसलिए है। ये भी भस्म है, ये भस्म नहीं है क्योंकि ये हमारा लवण है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हमारा लवण है न कि भस्म, यानी कि यही हमारा सही जवाब होगा। इसलिए आप केयर तरीके से मतलब बहुत केयरफुली तरीके से देखिएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन लवण है। आपकी बार पूछा है कि कौन लवण है। ऑप्शन नंबर ए HCl, ये तो हमारा अम्ल है, ये तो होगा नहीं। बी में, अच्छा बी पर सोचेंगे। सी में देखते हैं NaOH, ये हमारा भस्म है, इसको मैं नहीं कह सकता। अच्छा KOH, ये भी इसको मैं नहीं बोल सकता। तो बचा क्या NaCl, यानी NaCl जो है एक लवण है। डन। अगला देखते हैं। अगला 18 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना सीखिएगा, जल्दबाजी करके नहीं आना है उधर। नहीं है पूछा है इन्होंने, देखते हैं। ए में बोला है HCl, तो ये तो हमारा अम्ल है, तो ये तो सही, ये तो गलत होगा, मतलब ये हमारा सही जवाब नहीं होगा। ये भी हमारा अम्ल ही है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तीनों के तीनों अम्ल है, यानी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा अम्ल नहीं है बल्कि भस्म है। अच्छा, अगला देखते हैं कौन अम्ल है, आपकी बार पूछा है, तो ये तो अम्ल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि धातु के ऑक्साइड आपको पता है क्षारीय प्रकृति के यानी कि भस्मीय प्रकृति के होते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। और ये देखते हैं Na2O, ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अम्ल की बात किया जाए तो H2SO4 एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सबको बात पता है। लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान है। हमें बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0, 1, 7, 14।
आपको मैं बता दूं दोस्त एक बात कि जो शुद्ध जल होता है वह एक उदासीन होता है, और उदासीन जल का पीएच मान आपको पता है 7, इसलिए शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 ही होगा। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट में क्या पूछा है वो समझते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए ना। इन्होंने पूछा है कि दूध से दही बनने में, किससे किस में बनने में, तो दूध से दही बनने में। अच्छा, दूध से दही, हाँ खाए हो ना सब, दूध से दही। तो वही बोल रहा है दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है। बता रहा है कि जब दूध से दही बनता है तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है तब दूध से दही बनता है। ऑप्शन नंबर ए अपघटन। अच्छा सोचते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, इसको तो हो नहीं सकता। किण्वन सोचेंगे। और उत्सर्जन, नो। बचा 2, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या होने वाला है। तो अपघटन तो होगा नहीं, तो होगा क्या, किण्वन। यानी आज से याद रखिएगा दूध से दही बनने में किण्वन नाम की एक अभिक्रिया होती है, किण्वन नाम की एक क्रिया होती है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या बोला है देखते हैं। 2 में इन्होंने ये बोला है लिटमस, एक लिटमस पत्र है और बिलियन बैगनी रंजक होता है। समझिएगा लिटमस बिलियन जो होता है वो बैगनी रंजक होता है, ये बोला है इन्होंने। और क्या बोला है कि जो निम्न में किससे निकाला जाता है। फिर से लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है। तो हमें बताना है कि जो लिटमस बिलियन बैगनी रंग का जो होता है, बैगनी रंजक जो होता है वो किससे निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, बी लाल पत्ता गोभी, सी नंबर हल्दी, और डी नंबर पेटूनिया फूल। पेटूनिया फूल देखो मैं भी नहीं देखा, बट एक होता है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। हल्दी तो सभी लोग देखेंगे, लाल पत्ता गोभी भी देखें आप लोग, लाइकेन भी देखें आप लोग। तो कहने का सीधा सा मतलब है लिटमस बिलियन का रंग रंजक होता है जो लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। याद रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 2013 में पूछा। कितना में पूछा, 2013 में पूछा। अगला देखते हैं। किसी कोलाइडी बिलियन में, कोलाइडी बिलियन क्या होता है आप सभी को ये बात पता है, मैंने बताया है। तो किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से, जो कण होते हैं उसमें निलंबित, तो निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। फिर से किसी कोलाइडी बिलियन में जो निलंबित कण होते हैं, निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को एक नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला है वायुमंडलीय प्रभाव, तो ये तो नहीं होता है। किंडल प्रभाव बोला है, किंडल, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, किंडल, तो ये नहीं हो सकता। फिर बोला है टिंडल प्रभाव, फिर बोला है कोई नहीं। तो मैं बता दूं दोस्त आपको कि जब हम कोलाइडी बिलियन में जो निलंबित कणों से जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो टिंडल प्रभाव है। क्या है, टिंडल प्रभाव, किंडल नहीं, क्या टिंडल। ओके, अगला देखते हैं। 4 नंबर में निम्नांकित बिलियनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपका एग्जाम में भी, और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय बिलियन है या अधिक अम्लीय बिलियन है, अधिक क्षारीय बिलियन है। तो डिसाइड आपको करना है कि कौन ज़्यादा अम्लीय कौन ज़्यादा क्षारीय होने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है pH = 1, सोचेंगे विचारेंगे फिर डिसाइड करेंगे। pH = 5, pH = 8, pH = 10। तो इतना तो पता है, 2 को डिलीट। क्यों डिलीट, क्योंकि मान लो ये है अम्ल इधर से इधर होता है, अम्ल इधर से इधर नहीं होता है, तो इधर से कितना होता है 7, 8, 9, 10, 11। तो ये जो होता है क्षार होता है, तो ये तो हो सकता है क्या, सोचिए आप, ये कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि 8 और 10 ये क्षार के लिए होता है, अम्ल के लिए नहीं। बचा अब ये दोनों। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं यानी निम्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब घटते क्रम में जाते हैं, ऐसे नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। यानी अगर 5 और 1 दिया हो तो किसका अम्लीय प्रकृति ज़्यादा, तो आंसर 1 का। मैंने आपको ये बात पहले ही पढ़ाया है, तो आप मार दिए होंगे pH = 1। यानी pH = अगर 1 दिया गया है तो उसकी जो मतलब बोल दो क्या अम्लीय, मतलब जो क्षमता होगा वो अधिक अम्लीय होगा 5 की तुलना में। डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। PbOH NO3। ओके, तो ये क्या है मैं बता रहा हूं, समझिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय लेड नाइट्रेट।
है ना, क्षारीय लेड नाइट्रेट है ये हमारा। तो कह रहा है किस प्रकार का लवण है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय लवण। अम्लीय लवण तो दोस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर अम्लीय लवण होता तो H+ आयन होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, सामान्य लवण नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने लवण पढ़ाया है, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण, सामान्य लवण, मिश्रित लवण, चारों लवण का डिफिनेशन मैंने लिखवाया है। तो अम्लीय लवण के कैटेगरी में ये मैंने नहीं लिखवाया था, और सामान्य लवण के कैटेगरी में भी मैंने नहीं लिखवाया था। हाँ, क्षारकीय लवण के कैटेगरी में मैंने इसको लिखवाया था। यानी यहाँ से याद रखिएगा, PbOH किस प्रकार का लवण है, तो क्षारकीय लवण है। तो अब ग्रहणी दूर नहीं है, ऑफलाइन क्लास करने आ जाओ, ऑनलाइन तो करते ही हैं आप लोग, ऑफलाइन भी करने आ जाइए, क्योंकि हर एक चीज़ सिखाएंगे। नेक्स्ट ईयर से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भेजिए और ऑफलाइन पढ़ने के लिए। ओके दोस्त, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है, और क्या बोल रहा है समझिएगा। 6 नंबर में इन्होंने बोला है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म को किस नाम से जाना जाता है, इन्होंने ये हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल, क्षार, लवण और नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है इन्होंने, हमें 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। आपको मैंने बताया था कि जो कोई भी भस्म जल में घुल जाता है तो वह क्षार भी कहलाता है। मतलब जल में घुलनशील भस्म में क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। बहुत अच्छा, शानदार जवाब। नहीं, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है, याद रहेगा ना, आप तो एक्सपर्ट हैं याद रखने में। ओके, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, ये बताना है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, ये हमें बताना है। अच्छा, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 7 से कम, 7 से कम नहीं, ये तो अम्ल वर्षा हुआ नहीं। अच्छा, 8.6 से अधिक ये अम्ल वर्षा हुआ, ये तो सही नहीं होगा। सबसे बड़ा गलती डी नंबर 10, ये कैसे दे दिया, 10 होगा, 10 नहीं होगा। अच्छा, सवाल है कि अब कौन होगा। हाँ, एक बचा है। कौन बचा है, 5.6 से कम। यानी याद रखिएगा, अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम, किसी बुक में 5.6 भी दिया रहता है, तो टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यानी अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है, याद रहेगा। और एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, समझिएगा। मैं ये कहने वाला हूँ दोस्त कि आप सभी को पता है कि 5 जनवरी को साइकिल टेस्ट होगा, क्योंकि मैं सोच रहा था किसी न तो किसी दिन ये अनाउंसमेंट करूं, ताकि सभी लोग को पता चले। और हाँ, वो टेस्ट अगर चाहें तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, बट सबके लिए ऑनलाइन नहीं होगा। जो गढ़वानी में रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन नहीं, जो जैसे कि कोई दूसरे बोल सकते हैं कि गांव से देखते हैं जैसे, या दूसरे मतलब बोल सकते हैं कि जैसे मुजफ्फरपुर, मतलब बिहार के ही हो बट दूर हो, जैसे रोहतास ज़िला का है ना, या फिर बक्सर ज़िला का, कहीं दूसरे ज़िला के अगर हैं तो वो भी टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन। ओके, लेकिन मैं गढ़वानी वाले के लिए प्रायः बात करूँगा, उन लोगों के लिए नहीं, बट गढ़वानी वालों के लिए सभी सुन लीजिए। और जितने भी मतलब गढ़वानी वाले ही नहीं, बल्कि जितना भी सुअरी, गढ़वानी और जितने भी बालबान, या फिर मतलब बहुत सारा, और कितना नाम लो, बराब, भंगवा, ये अज्ञाव, मतलब बहुत सगरी, मतलब सभी लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। 5 जनवरी को साइकिल टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं उस टेस्ट में ज्वाइनिंग करना, तो आप कर सकते हैं। बस एक काम करना होगा कि आ करके मेरे नंबर पर, मैं थोड़ी पीछे नंबर दिया हूँ, आप उस नंबर को लिख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप मेरे पर कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप नंबर पर, और मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल। अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं साइकिल टेस्ट में ज्वाइनिंग करना, तो आपको एक काम करना होगा, बस 1-2 फोटो, और सब कुछ बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ ना, सॉरी लॉकडाउन नहीं, ये इलेक्शन के चलते, ठीक है, इसलिए मैं अभी ही बोल देता हूँ कि आपको 2 फोटो और मात्र 60 रुपया देना है, 60 रुपया। और जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो गए 60 रुपया लगेगा, ठीक है, 60 रुपीज़। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं क्या करूँगा कि साइकिल आपको दूंगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा।
मतलब ये टारगेट रखिएगा आप लोग कि कम से कम 120 स्टूडेंट्स करवा दें। अगर 120 स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो एक साइकिल उनको दिया जाएगा, और एक को नहीं, टॉप 10 मतलब जो टॉप 10 करेंगे ना सबको साइकिल नहीं है ना, टॉप मतलब जो पूरा टॉपर होगा उसको साइकिल, बाकी के जो बाकी के 9 बचे उनको कुछ कुछ दिया जाएगा, बट टॉपर को साइकिल दिया जाएगा। और एक लड़के से 60 रुपीज़ लिया जाएगा, और 100 क्वेश्चन रहेगा। मतलब अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आप चाहते हैं डिटेल जानकारी लेना तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ अपना व्हाट्सअप नंबर, ये हमारा रहा व्हाट्सअप नंबर, आप फिर से लिख सकते हैं और मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला बोला है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है। और हाँ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है उसका भी, आप लोग जल्दी से करिए, एकदम लेट मत करिए। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने क्या बोला देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है इन्होंने H3O प्लस, ओके। बी नंबर में क्या बोला H3O माइनस, ओके। सी नंबर में बोला है OH माइनस, फिर डी नंबर में बोला है OH प्लस। तो अब उम्मीद है कि ये नहीं मारेंगे, ये भी नहीं मारेंगे आप लोग, ना तो इसको मारेंगे, तो मारेंगे किसको, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। याद रखिएगा, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, याद रहेगा। आगे अब इसका तो ट्रिक मैंने बताया था कि नहीं बताया था। देखिएगा क्या ट्रिक बताया था, फिर से रिपीट करूंगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। मान लीजिए एक विलयन है और वह विलयन क्या करता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो पीएच मान होगा। तो पीएच मान क्या होगा ये हमें बताना है। फिर से, कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है सर, नीला कर देता है, तो बताना है कि पीएच मान क्या होगा। समझिए, ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1, 4, 5 और 10। तो मैंने क्या बताया था, जो ज़्यादा देगा वही आंसर होगा। कितना ज़्यादा है, 10 सबसे ज़्यादा। अब ये नहीं बताया था कि 100 से ज़्यादा, मैंने बोला था कि मान लो एक 7 एक मिड पॉइंट देगा, उस 7 से अगर जितने भी नंबर है अगर कम केवल हैं और एक 7 से ज़्यादा वाला है तो पक्का ज़्यादा वाला ही होगा। ये ट्रिक बताया था ना, अब हर बार ये लागू होगा, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, यानी क्षारीय विलयन का मान देता है, इस बात को हमें बताना है। ओके बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला 2, 7, 6, 13। तो देखिए 7 का मैटर है, 7 तो है ही है, बाकी के जितने भी वैल्यूआं हैं उस 7 से छोटा है। 7 से कितना है, छोटा है। तो सब 7 से जब सब छोटा है तो ये गुना तो ये को बड़ा होगा। वो बड़ा कौन, तो वो बड़ा है 13, यानी 13 एक ऐसा वैल्यू है जो क्षारीय विलयन को दर्शाता है। वैसे भी आपको मैं डिटेल में अगर बताऊं तो इस तरफ 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। तो 7 से ज़्यादा कौन है, 13 है। ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके, 11 नंबर में क्या बोला, कर है निम्नलिखित में से कौन, मतलब किसमें रावा जल नहीं होता है। रावा जल मतलब आप समझते हैं, शॉर्टकट में मैं बताऊं तो उसमें जल नहीं रहना चाहिए। उस नाम मतलब उसका नाम बताना है इसमें से कि कौन है जिसमें जल की मात्रा तनिक भी नहीं पाया जाता। तो नीला थोथा, तुतिया तो बताया था कि पाया जाता है, 5 को पाया जाता है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, जिप्सन में भी पाया जाता है, मैंने बताया नहीं है बट आपको पता होगा, मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा उसको ज़रूर। अच्छा, धोने वाला सोडा में इसमें तो बहुत होता है, 10 को होता है, जब 10 होता है तो ये तो पक्का गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बचा कौन, बेकिंग सोडा। मैंने आपको सूत्र क्या पढ़ाया था, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वह एक ऐसा यौगिक है, वह एक ऐसा लवण है जिसमें रावा जल नहीं होते हैं। तो फटाफट तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देखते हैं। ओके, तो उम्मीद आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। दोस्त आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और 2 वीडियो लगेगा इसका, और फिर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करके हिंदी या मैथ्स जो भी आप लोग कहेंगे वो कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि हिंदी अब की बार अपलोड किया जाए, कि मैथ्स किया जाए, कि SST किया जाए। फटाफट तीनों में से जिसका ज़्यादा कमेंट होगा वही मैं नेक्स्ट वीडियो से अपलोड करना शुरू करूँगा, इसको ख़त्म कर लेने के बाद। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट
कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव हमेशा मैं लाता रहता हूँ। मतलब सेकंड चैप्टर तक आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, इन्होंने बोला है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था दोस्त, जितने भी धातु हैं उनके ऑक्साइड होगा तो क्या होता है, धातु के ऑक्साइड भस्मीय प्रकृति के और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होता है। तो पहचानना है कि अधातु कौन है और धातु कौन है, फिर तुम्हारा आंसर खुद व खुद निकल करके हमारे पास आकर के कहेगा कि देखो पकड़ लो मैं ही हूँ, बोलेगा खुद। देखना कैसे, ये बोला क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बोला? नहीं बोला, क्योंकि मेरे को छोड़ दो, मैं क्या हूँ, मैं कैल्शियम हूँ, मतलब मैं धातु हूँ, मैं नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मैग्नीशियम, ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद कौन बचा, सोडियम, क्या होगा, नहीं होगा। तीनों जात भाई, तीनों मतलब धातु हैं और धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, इसलिए सब नहीं हो सकता है। तो बचा कौन, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा वह अम्लीय ऑक्साइड है। क्लियर? एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन करना सीखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, बट इस पैटर्न पर ही आएगा, ये लिख करके देते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम सल्फेट एक क्या है, लवण है। सोडियम सल्फेट एक लवण है, तो ऐसे में इसका जलीय विलयन क्या होना चाहिए, अम्लीय? नहीं 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 नहीं, उदासीन। अच्छा देखते हैं, और ये क्षारीय, एकदम नहीं। अच्छा, तो क्या होना चाहिए, उदासीन। यानी याद से याद रखिएगा, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है उदासीन। और ये 2008 में पूछा, ये 2007 में पूछा। अब देखते हैं कब पूछा है। क्वेश्चन बोला है कि आर्हेनियस अम्ल, जितने भी आर्हेनियस अम्ल होते हैं वो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, बात सबको पता है। अच्छा, तो वही पूछ रहे हैं कि आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में डॉट डॉट देता है, तो क्या देता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। एकदम गलत, लवण बनाता है, हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, H+ आयन। यानी आपको पता है आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ये बात सबको पता है। यानी कि उसकी सांद्रता को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है ना। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस H2O जब मिलता है, जब मिलता है तो क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए में सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2SO3। ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट, CO2 प्लस H2O। क्या इसमें S है, S है, नहीं है, तो ऐसा ही गलत हो गया। अच्छा, ये तो होगा नहीं, याद रखिएगा कार्बोनिक अम्ल होता है, जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये बनेगा H2CO3, ये बनता है H2CO3। तो इसको हम लोग आज से बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल। ओके, याद रहेगा ना। यानी आज से आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनता है कार्बोनिक अम्ल, मतलब बनाता है कार्बोनिक अम्ल। 2007 का क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन बैंक निकालो और देखो, चेक करो। अगला क्वेश्चन, Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। ओके, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH मान डॉट डॉट होता है, यानी कि होता है, ये वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो 7 होता है कि 7 से अधिक होता है कि 7 से कम होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। अच्छा, चेक करते हैं, सोचते हैं जरा, 7 होना चाहिए। बोलो, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारा लवण नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, 7 से कम, नो 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 नो, 7 से अधिक, हाँ बहुत अच्छा। यानी याद से याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला में क्या बोलना क्या बोलना क्या बोलना। देखिए बहुत सुंदर चीज आ गई, टमाटर। खाते हैं ना टमाटर, लाल लाल होता है,
है ना, हरा भी कभी कभी बेचता है। तो उस टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये मैं बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ दोस्त, जितने भी अम्ल से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे चाय में, टमाटर में, इमली में, है ना, नींबू में, जितने भी प्रकार के, आप सबको उसको याद कर जाना है। क्योंकि देखिए मैं कितना उसको लिखूंगा, मैं उसको, देखिए मैं हर बार कर रहा हूँ आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि इस पैटर्न पर आने वाला है और यही क्वेश्चन आता है। तो बट मैं अब बताइए, नींबू लिखूं, फिर लिखूं मैं चाय, है ना, मतलब सब कुछ लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए से मैं टेबल लिखवाया था, या फिर आप जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे आपके टीचर्स भी टेबल लिखवाए होंगे। उस टेबल को, अगर टेबल नहीं भी लिखवाया गया तो आप बुक में टेबल दिया है, उस टेबल को बढ़िया से पढ़ लीजिए और पढ़ करके उसको सबको याद कर लीजिए कि नींबू में ये, टमाटर में ये, चाय में ये, इमली में ये, है ना, सब में याद कर लीजिए। क्योंकि याद करने से होगा क्या, क्योंकि इतना लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, तो उसको आपको याद कर जाना है। मैंने एक लिखा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, सब लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और हम लोग के पास टाइम उतना नहीं है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव अपलोड करना है ना। तो चलिए सब लोग याद कर लेंगे ना, ओके। तो अब देखते हैं क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सिट्रिक अम्ल, अच्छा टैनिक अम्ल, और इनमें से कोई नहीं तो नहीं हो सकता। टैनिक अम्ल नहीं, एकदम नहीं। सिट्रिक नहीं, बचा क्या, एक चीज बच गया। टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। याद रखिएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, याद रहेगा ना। तो पहले तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ओके, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, क्योंकि आप लोग ये सब काम करने में एक्सपर्ट है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके दोस्त, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। 7 नंबर में बोला है कि हमें बताना है कि जो कुछ आयन दिया गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है OH माइनस, H प्लस, Cl माइनस, O2 माइनस। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा आयन है जो क्या कर देता हो, लाल लिटमस विलियन को नीला कर देता हो। ये हमें बताना है कि एक ऐसा आयन का नाम बताइए जो लाल लिटमस को क्या कर देता हो, नीला कर देता हो। तो आपको तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊं, अम्ल क्या करता है, तो अम्ल आप सभी को पता है नीला को लाल करता है। तो अम्ल का आयन क्या होता है, H प्लस होता है। जस्ट उसके अपोजिट हम आते हैं, भस्म क्या करता है सर, तो भस्म क्या करता है, भस्म के मतलब कोई उदाहरण ले लेता हूं, जैसे NaOH ले लिया। अब इसको जल में करूंगा तो OH माइनस देगा ना। तो अब ये OH माइनस दिया, तो ये चूंकि हमारा भस्म है ना, तो ये भस्म क्या करता है, तो आंसर है लाल विलियन को नीला कर देता है। मतलब वह आयन कौन होगा, तो सर वह आयन OH माइनस होगा जो क्या करता है, तो निम्न मतलब जो आयन है जो लाल लिटमस विलियन को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में इन्होंने क्या बोला है। 8 नंबर में बोला है प्रबल अम्लीय विलयन। आप देखते होंगे मैंने आपको पढ़ाया है प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, सब चीज बताया है आपको। तो बोला है इन्होंने कि प्रबल अम्लीय विलयन में जब हम मेथिल ऑरेंज डालते हैं, मेथिल ऑरेंज एक यौगिक टाइप का है, तो उसका रंग कैसा होता है ये हमें बताना है। फिर से, प्रबल अम्लीय में अगर विलयन है, उस विलयन में अगर मैं मेथिल ऑरेंज डाल देता हूं तो हमें ये बताना है कि उस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पीला, बी लाल, सी नीला और डी रंगहीन। तो सीधा सा उपाय है कि वह विलयन का रंग क्या हो जाएगा, हाँ बहुत अच्छा, लाल हो जाएगा। मैंने बहुत पहले ये बातें बता दी है। पीला तो हो नहीं सकता, नीला तो हो नहीं सकता और रंगहीन तो संभव ही नहीं है। तो बचा क्या, लाल, सिंपल है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि निम्न में से किस विलयन का उपयोग, आज जैसे दिवाली के दिन आ रहा है तो उस दिवाली में क्या करते हैं, दीवारों पर सफेदी पढ़ाना होता है ना, सफेदी देखते हैं ना, बड़े बड़े घरों में दिवाली पर सफेदी मारा जाता है। तो यही बता रहा है क्वेश्चन कि किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। उस विलयन का मतलब नाम बताना है, उस यौगिक का नाम बताना है जिसका उपयोग हम बोल सकते हैं कहाँ कहता है, तो दीवारों को पेंट करने में, सफेदी करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया, NaHCO3 कैसे हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा वो नहीं होगा, NaOH होगा, नहीं एकदम नहीं हो सकता क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैसे हो सकता है। अच्छा ये भी नहीं हुआ, पहला होगा क्या, पहला नहीं,
फिर बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा विलयन है, एक ऐसा यौगिक है जिसका उपयोग दीवारों के मतलब दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। ये बात भी मैंने बताया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर सबसे सुंदर, सबसे इजी, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। बोला क्या है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। जैसे किसी व्यक्ति का 2-3 गो नाम होता है, उसमें से भी एक प्रचलित वाला नाम होता है ना, जो कि जिससे लोग ज़्यादा जानते हैं उसको। इसी तरीके से CaOCl2 का तो बहुतों नाम है, बट इसको एक ऐसा नाम जिससे प्रचलित है, उस नाम को हमें बताना है। ओके, देखते हैं ऑप्शन नंबर में क्या बोला है। ऑप्शन में बोला है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड नहीं। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एकदम नहीं हो सकता। तो बचा कौन, आंसर है सर बी नंबर बचा, यानी विरंजक चूर्ण। यानी याद से आप लोग याद रखिएगा, CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, याद रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में क्या बोला देखते हैं। 11 नंबर में बोला है कठोर जल। कठोर जल आप सभी लोग समझते हैं कि कठोर जल क्या है। कठोर जल क्या है, सबको मैंने बताया हूं। तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए बताना है कि सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है NaCl, बी में बोला Na2CO3, अच्छा, सी में क्या बोला NaOH बोला, डी में क्या बोला NaHCO3 बोला। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बोला, ही तो होगा नहीं, इसमें तो बेचारा खुद जल नहीं है, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, इसमें नहीं ये भी नहीं होगा। अच्छा, NaCl एकदम नहीं। तो बच्चा कौन, ये वाला। यानी आज से याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल को, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो पहले नंबर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ओके दोस्त, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिएगा, कहा इन्होंने कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है। जैसे देखे होंगे आप, कोई व्यक्ति कभी कभी ओवर खाना खा लेते हैं, तो जब ओवर खाना खा लेते हैं तो क्या हो जाता है उनके साथ, समझ रहे हैं ना क्या होता है। तो उस स्थिति में हमें क्या लेना चाहिए, इन्होंने ये हमसे पूछा है ना। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में बोला है एंटासिड, बी में बोला है एंटीबायोटिक, और सी में बोला है एंटीसेप्टिक। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दूं, अब देखते हो ना, कहीं पर जब जाता है कोई प्रयोग, मतलब खाना खाने कहीं पर, तो ज़्यादा खा लेता है, तो उस समय उसका अनपच हो जाता है। उस स्थिति में किसका उपयोग करते हैं, ये हमें बताना है। तो उस स्थिति में मैं बता दूं, न तो हम एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं और ना ही तो हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। जो भी करते हैं वह एंटासिड है। यानी याद रखिएगा आज से कि अपच का उपचार करने हेतु जिस चीज़ का व्यवहार किया जाता है उसका नाम एंटासिड है। ओके, जैसे बोलते हैं ना एंटासिड, जैसे कि हमारा हो गया ये ग्लूकोज हम लोग पीते हैं, है ना, अनपच कर जाने के बाद। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में बोला है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है और अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन हमें बताना है कि कौन प्रबल अम्लीय है। आपको मैं बता दूं, ऐसा क्वेश्चन एक आता है, इसलिए बढ़िया से इसको देखिएगा। क्या बोला है, तो ए नंबर में बोला है pH = 14, बी नंबर में बोला है pH = 0, और सी नंबर में बोला है pH = 7, और डी नंबर में बोला है pH = 3। तो विच वन इज द राइट आंसर फॉर गिवन दिस क्वेश्चन। हमें ये बताना है कि कौन सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब सभी को पता है कि हमारा है, तो जितना कम होता उतना ही प्रबल होते जाता है। तो सबसे इसमें छोटा कौन है, तो 0 है, यानी कि 0 प्रबल अम्लीय है। 0 प्रबल अम्लीय है। ओके, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन प्रबल भस्मीय है। सो सिंपल, इसके उल्टा, जो ज्यादा इतना बढ़ते जाएगा, जितना इतना बढ़ेगा, हाईएस्ट वैल्यू इधर 0 आ जाएगा, वही है हमारा प्रबल भस्मीय। ओके, तो हम देख लेते हैं कौन हाईएस्ट वैल्यू दे रखा है। तो 0 तो लोवेस्ट हो गया, 2 भी लोवेस्ट है और 7 भी लोवेस्ट है। तो 14 जो है ना वो मैक्सिमम है, यानी ये जवाब है। तो बिना याद किए, खेलते खेलते में याद किया जाए ऑब्जेक्ट, रटिएगा भूलिएगा, बिना रटे याद करवा रहा हूं, इतना तय रखिएगा, याद हो जाएगा। कहिएगा तो कहानी बनाकर सुनाना लगूंगा ताकि याद हो जाए।
लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्योंकि कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर परसों से आप जो कहेंगे, कुछ लोग कमेंट किए कि सर हिंदी अपलोड करिए, तो अगर ज़्यादा मैक्सिमम हिंदी पर कमेंट आता है तो हिंदी, नहीं तो एसएसटी, नहीं तो मैथ्स, तो जितना मतलब जिस सब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा कमेंट आएगा वही मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि ये जब खत्म हो जाएगा कल के बाद से मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो पहले फटाफट कमेंट करेंगे कि कितने लोग चाहते हैं हिंदी, कितने लोग चाहते हैं एसएसटी, कितने लोग चाहते हैं मैथमेटिक्स, वो कमेंट करेंगे ज़रूर। हाँ, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। ओके, लाइव चैट में नहीं करने का, क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ लाइव चैट, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। सात किसका पीएच मान है, मतलब बताना है 7 जो है ना पूरे 7 तो किसका पीएच मान है। तो अम्ल का संभव ही नहीं है, ये क्षारीय का संभव नहीं है, उदासीन, हाँ उदासीन होगा। बहुत अच्छा जवाब, यानी याद रखिएगा, ये रखना है कि 7 उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। पहले नंबर तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ओके दोस्त, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम 5वां राउंड में आ चुके हैं और ये लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 2 के लिए। इसके बाद हम कुछ नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना लेट किए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, 1 नंबर में इन्होंने बोला है हमसे कि निम्न में से किसमें रावा जल होता है। याद होगा दोस्त, हमने कुछ समय पहले यानी कुछ दिन पहले बोले तो हम लोग पढ़े थे कि किसमें रावा जल नहीं होता है, याद है आपको। तो ये हम लोग देखे थे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है उल्टा कि निम्न में से किसमें रावा जल होता है। तो आपको लैंग्वेज देखना है ध्यान, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बुझा हुआ चूना, ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, सी नंबर खाने का सोडा, ओके, डी नंबर व्यंजक चून, अच्छा ये सब बोला। देखते हैं, तो मैं बता दूं भुजा हुआ चूना में रावा जल नहीं होता है, तो ये तो सही गलत है। अच्छा देखते हैं, खाने का सोडा में होता है, खाने का सोडा में भी नहीं होता, व्यंजक चूर्ण नहीं होता। तो बचा कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी याद से याद रखिएगा कि रावा जल किस में होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मतलब कभी कभी चेंज भी कर सकता है, धोने वाला सोडा भी देता। तो आपको डिसाइड करना क्वेश्चन बोला क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। जब हम सार्वत्रिक सूचक को अगर शुद्ध जल में डाल दें, सार्वत्रिक सूचक को जब हम लोग शुद्ध जल में डाल दें तो कौन सा रंग देता है, ये हम लोग से पूछा गया है। फिर से, सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी बैंगनी। आपको पता है लाल नहीं देगा, नीला नहीं देगा, बैंगनी नहीं देगा, तो क्या देगा सर, तो हरा देगा। यानी याद से याद रखिएगा, सार्वत्रिक सूचक को जब हम शुद्ध जल में डालेंगे तो वह एक हरा रंग देता है, याद रहेगा, हरा रंग देता है। डन। अगला देखते हैं, हमारे दांत का एनामेल किस यौगिक से बनता है। हमें ये बताना है हमारे दांत में जो एनामेल बनता है वो किस यौगिक से बनता है, मतलब किस यौगिक से बनता है, ऑप्शन मतलब बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए में बोला है कैल्शियम कार्बोनेट, बी नंबर में बोला है कैल्शियम क्लोराइड, सी नंबर में बोला है कैल्शियम ऑक्साइड और डी नंबर में बोला है नॉन ऑफ दीज। फिर से, ऑप्शन नंबर ए में कैल्शियम कार्बोनेट, बी में कैल्शियम क्लोराइड, सी में कैल्शियम ऑक्साइड और डी नंबर नॉन ऑफ दीज। तो मैं बता दूं दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसको। यानी यहाँ से याद रखिएगा, हमारे दांत का जो एनामेल होता है वो बनता है, तो आंसर है सर कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। याद रहेगा, यस और नो, तो यस। ओके, अगला देखते हैं, फेरस सल्फेट का सूत्र है। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है, हमें बताना है। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है, हमें बताना है। तो देखते हैं, फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 × 7H2। ओके, ना देखते हैं आगे, शायद ये हो भी सकता है ना, कोई गारंटी है, अरे लिमिट है, कुछ लिमिट नहीं है इस समय। तो देखते हैं, अच्छा बी नंबर में FeSO4, अच्छा सोचेंगे। सी नंबर FeSO3, अच्छा इसको भी सोचते हैं। डी नंबर में A एंड B। तो क्या होना चाहिए, तो उम्मीद है आप सभी लोग आंसर पकड़ लिए होंगे। यानी कि आज से दोस्त याद रखिएगा,
अगर कोई भी व्यक्ति पूछता है फेरस सल्फेट का सूत्र है तो FeSO4 बोलना सही है, गलत नहीं है। बट अगर आपको ऑप्शन में FeSO4 × 7H2O भी दे दिया तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वो भी सही जवाब होगा। यानी इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान देनी है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्या बोला है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग पूरा बढ़िया से याद कर जाइएगा। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए में बोला है CaSO4 × 2H2O। ओके अगला CaSO4 × 3H2। अच्छा अगला SO3 × 2H2। अच्छा तो मैं बता दूं दोस्त, ना तो B होगा ना तो C होगा। बस एक चीज़ याद रखना है आपको, कैल्शियम सल्फेट और उसमें दो क्या होता है हाइड्रोजन, मतलब दो रवा जल होते हैं, देखिए है ना दो। अब इसमें भी कहिएगा सर 2 है तो इसमें कैल्शियम सल्फेट है, नहीं है, इसलिए नहीं होगा, याद रहेगा। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में बोला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है CaSO4 होल ट्वाइस × H2O। ओके फिर बी नंबर में बोला है CaSO4 × हाफ H2O। ओके एंड सी नंबर बोला है A एंड B और डी नंबर बोला नॉन ऑफ दीज। तो मैं बता दूं दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। 6 नंबर में इन्होंने बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है CaSO4 × होल ट्वाइस × 2H2O। बी नंबर बोला CaSO4 × हाफ H2O और सी नंबर में बोला है A एंड B और डी नंबर में बोला है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो विच वन इज राइट आंसर हमें बताना है। आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यह भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मैं दोनों इसलिए लिखा क्योंकि आप दोनों याद कर जाएं, जो है आप एग्जाम में फाइनल डिसीजन आप ले सके। ओके तो उम्मीद आपको इतना समझ आया होगा। पहले तो इतना का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर हम आगे के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। 7 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। यानी हमें 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा और इस एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग से आपको बताना होगा कि कौन दुर्बल अम्ल है, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल भस्म है, कौन दुर्बल अम्ल है। मतलब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन रहेगा। मैंने उस पैटर्न पर दिखाने की कोशिश किया है। ऑप्शन नंबर ए में है HCl, बी में है HNO3, सी नंबर में है हमारा CH3COOH और डी नंबर में हमारा है H2SO4, यही ना है। अच्छा अब इसमें से हमें बताना है। देखिए दुर्बल अम्ल हम किसे कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो मतलब आंशिक रूप से अपघटित हो, पूर्णतः अपघटित ना हो, आंशिक रूप से अपघटित होकर के H+ आयन दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर दुर्बल अम्ल बोलते हैं। तो हमें बताना है कि कौन है वह दुर्बल अम्ल। ऑप्शन नंबर ए में HCl दिया गया, तो आपको पता है कि जब हम HCl को जलीय विलयन में डालेंगे तो पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह हमारा दुर्बल अम्ल नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया। अच्छा दूसरा बी नंबर नाइट्रिक अम्ल, तो ये भी नहीं हो सकता है। और डी नंबर में सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं हो सकता क्योंकि एक प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल नहीं हो सकता है। तो बचा कौन, CH3COOH। यानी यहाँ से याद रखिएगा CH3COOH एक ऐसा अम्ल है जिसे दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है, यानी कि दुर्बल अम्ल ही है। ओके इसे ही नहीं कहा जाता, बहुत सारे हैं, बट अभी इस ऑप्शन के अनुसार यही होगा। ओके अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि वह कौन सी धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकती है। यानी वह धातु का नाम बताना है जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकती है और जो क्षार से भी अभिक्रिया कर सकती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है कॉपर, बी में बोला है जिंक, सी में बोला है सिल्वर और डी में बोला है फेरस। तो आप सबको पता है कि कॉपर तो होगा नहीं क्योंकि कॉपर दोनों से नहीं करता है, तो बेचारा खुद अभिक्रिया ज़्यादा नहीं करता है क्योंकि ये नीचे होता है ना। अच्छा बी नंबर सोचेंगे देखेंगे है ना। और सी नंबर सिल्वर भी नहीं करता क्योंकि भी कम क्रियाशील होता है। रही बात लोहा की, तो लोहा भी मैं बता दूं ये भी कभी मतलब धातु जो है ना अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है।
तो एक और इकलौता धातु है, इकलौता ही नहीं बट अभी इस ऑप्शन के अनुसार वह धातु जिंक ऐसा है जो अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से भी अभिक्रिया करता है। ये बातें मैंने आपको पढ़ाया है, आप अच्छा से देख सकते हैं, या फिर धातु अधातु के चैप्टर में भी ये बात हम लोग पढ़े हैं। उम्मीद है आपको मतलब याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि डॉट डॉट गैस, यानी वह गैस का नाम बताइए जो जल को क्या कर देता है सर, तो दूधिया बना देता है। यानी वह गैस का नाम बताना है जो जल को दूधिया बना देता है। वह गैस चूना जल को मतलब दूधिया बना देता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस, फिर बी नाइट्रोजन गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आप सबको बात ये पता होगा कि वह हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, नाइट्रोजन भी नहीं हो सकता, ये बोले तो ये कौन है? हाँ बहुत अच्छा, SO2 सुनाई दे दिया। क्लास जैसा नहीं ना पढ़ रहे हो, बैठे हो ना क्लास के जैसा पढ़ो। देख रहे हो पहन करके क्या बैठा है, हाफ पैंट पहन करके बैठ गया है। अरे फुल पैंट पहन लो, दिखाई दे रहा है इधर से, समझ आया? तो यहीं से डंडा लगा करके पीटेंगे। चलिए डी नंबर तो नहीं हो सकता है और बल्कि सी नंबर होगा। यानी आज से याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो चूना जल को दूधिया बना देता है। देखिए एकदम निहा धोआ कर पढ़ने आइए, देखिए ना फ्रेश होकर गए हैं। आप भी निहा धोआ क्लास, भले ही आप घर पर पढ़ रहे हैं बट निहा करके धोआ करके कॉपी कलम ले करके लिखिए। ये हाफ पैंट और बनियान पहन करके बत बैठिए, ठीक है? समझ आया? चलिए ठीक है, हाँ फिर से बात कर रहा हूँ। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में है क्वेश्चन नंबर 10, प्याज। प्याज एक डॉट डॉट सूचक है, हमें बताना है प्याज एक कैसा सूचक है। और मैं उससे पहले बताऊं दोस्त, इस वीडियो को पूरा फैलाइए, एकदम जितना हो सके पूरा बिहार वालों को फैला दीजिए, क्योंकि सारे बिहार वालों के लिए जरूरी है। सब बिहार के स्टूडेंट्स देखेगा तो एग्जाम में सफल हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर फैल जाता है तो सब वो देखना स्टार्ट कर देगा। इसलिए शेयर करिए, जितना हो सके एकदम पूरा शेयर करिए। मैं भी और मेहनत करने लगूंगा, नाइट में भी वीडियो बना लगूंगा, 2-3 जितना कहिएगा उतना, बशर्ते शेयर तो करिए आप लोग। चलिए अगला, प्याज एक डॉट डॉट सूचक है, हमें बताना है प्याज एक कैसा सूचक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है सार्वत्रिक सूचक, बी नंबर में बोला है तीखा सूचक, और सी नंबर में बोला है गंधीय सूचक, और डी नंबर में बोला है नॉन ऑफ दीज। तो मैं बता दूं दोस्त कि जो प्याज होता है एक गंधीय सूचक के अंतर्गत आता है। यानी आज से याद रखिएगा, प्याज एक गंधीय सूचक के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन है? हाँ सी नंबर है, प्याज एक गंधीय सूचक के अंतर्गत आता है। याद रहेगा? ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक जो हम लोग घर में खाते हैं ना, बिना नमक का कैसा जिंदगी, बिना नमक का कोई खाना बना करके खा करके दिखाए तो मैं जानूं, है ना? मैं देखूं, अब सभी लोग फील कर चुके होंगे बिना नमक का काम ही नहीं चलता। तो वही पूछा है कि आयोडीन युक्त नमक निम्न में से किससे मिला करके बनाया जाता है? आयोडीन युक्त नमक निम्न में से किसमें मिलाकर बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए KiO3, Ki, सी नंबर में A एंड B, और डी नंबर में क्या है? नॉन ऑफ दीज। ओके हाँ याद आ गया, बहुत अच्छा। यानी याद रखिएगा, पोटेशियम आयोडेट फिर पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों मिला करके हम आयोडीनिक नमक बना सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। यानी ऑप्शन नंबर इधर सी हो जाएगा। ये दोनों के दोनों की सहायता से हम लोग आयोडीन युक्त नमक बना सकते हैं। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ एक और बात बता दो दोस्त कि ये जब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन को आप देख लेने के बाद तो मतलब इजी तो होगा ही होगा कि आप लोग इस पर पैटर्न पर आधारित सारा क्वेश्चन याद कर जाइएगा। क्योंकि मैं चाहता तो सब क्वेश्चन लिख देता था, लेकिन टाइम लगेगा ना, फायदा क्या होगा बार बार लिखने से, एक ही बात हुआ ना सारा। आप लोग जो टेबल लिखवाया था ना उसको याद कर लीजिएगा। एक और वीडियो में मैंने ये बात बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, आज खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। हम लोग कल से मैं बता दूँ दोस्त कि हम लोग मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 तक, और जैसे ही मैथ्स खत्म होता है और मैं स्टार्ट कर दूंगा हिंदी। ओके कुछ लोग टेंशन में होंगे कि मैं बोला था हिंदी, मेरा बात नहीं हुआ, तो टेंशन मत लीजिए, सबका बात होगा। 2 चैप्टर मैथ्स का ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर हम लोग हिंदी करेंगे। वैसे भी ज़्यादा मैथ्स का ही कमेंट आया है, मैंने बोला था कि जितना ज़्यादा कमेंट जिस पर आएगा मैं उसी को अपलोड करूँगा।
तो ज़्यादा मैथ्स का कमेंट आया है, सो मैं मैथ्स स्टार्ट करूँगा कल से। ओके, तब टेंशन मत लीजिए, सारा सब्जेक्ट होगा, बट कल ज़्यादा कमेंट आ चुका है मैथ्स में मैथमेटिक्स का, तो आप लोग कर लेंगे उसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। ओके, क्या बोला है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमें बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं अम्ल। ये कैसा बोल दिया, नहीं तो टार्टरिक अम्ल तो होगा नहीं, एसिटिक अम्ल भी नहीं होगा, बच्चा क्या सिट्रिक अम्ल है, यानी आज से याद रखिएगा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, याद रहेगा ना, तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्त। और हाँ, कोई ट्राउजर पहनकर पढ़ने नहीं बैठेगा, एकदम बढ़िया से क्लास जैसा फीलिंग लो, एकदम फील होने दूंगा, एकदम क्लास में ही जैसा पढ़ने वाला फील ला दूंगा आपको। और अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं कुछ और आइडिया लगाऊंगा कि आपको क्लास वाली फीलिंग हो, कि जब तक क्लास वाली फीलिंग नहीं होगी मज़ा ही नहीं आएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और हाँ वो घंटी है ना, उस घंटी को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं कल एक बार फिर से नए वीडियो में। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।